हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजोकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023 जो 24 आपका न्यू एनसीईआरटी है रैशनलाइज बुक, उसके अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस चल रहा है। ठीक है, जिनके पास ओल्ड बुक होगी उनके लिए चैप्टर नंबर 7 होगा ओल्ड बुक में। ठीक है, और हम जो एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं वो वहां पे होगी 7.4 होगी। और अभी हमारे पास जो एक्सरसाइज है कॉम्बिनेशन को लेके वो एक्सरसाइज है 6.4। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई बुक की। अब हमारा जो कंसेप्ट है परम्यूटेशन तो हमने लास्ट में डिस्कस कर ही लिया कि परम्यूटेशन होता क्या है। और अब हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन का। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है उसके लिए सबसे पहले आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। तो पहले मैं परम्यूटेशन फिर से बता रहा हूं आपको। परम्यूटेशन इज कॉल्ड द अरेंजमेंट्स ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 और 2 लिखा मैंने यहाँ पे ना, दो वैल्यू लिखी। मैंने कहा आप इससे कितने परम्यूटेशन यानी कितने नंबर ऑफ वेज यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। आप कहोगे सर या तो हम 1 और 2 लिख सकते हैं या फिर हम यहाँ पर 2 और 1 लिख सकते हैं, बस ये 2 नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर जो है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है नहीं हुआ है ऑर्डर चेंज? हाँ सर हुआ तो है, एक बार 1 2 है एक बार 2 1 है, यानी ऑर्डर क्या हो गया आपके पास, चेंज हो गया। मेरा कहने का मतलब है अगर यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो गया है, अगर यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो गया है तो यहाँ पर परम्यूटेशन भी बदल जाएगा। एग्जांपल एक और दिया है मैंने, मान लो यहाँ ए बी सी लिखा और एक केस में मैंने बी आगे लिख दिया ए बीच में लिख दिया, तो ये क्या डिफरेंट वैल्यूज होंगी? बिल्कुल ये डिफरेंट होंगे, टू अरेंजमेंट्स होंगे डिफरेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसी वैल्यू को अगर मैं कॉम्बिनेशन में लिखूंगा तो कॉम्बिनेशन के अंदर ये वैल्यू एक ही काउंट की जाएगी, वन वैल्यू काउंट की जाएगी। ये क्यों? क्योंकि सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट नॉट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या होता है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। आप मतलब कि चाहो तो इसको सी बी ए लिखो, चाहो इसको ए बी सी लिखो, कैसे भी लिखो, आंसर ये एक ही वैल्यू काउंट की जाएगी, है ना, एक ही वैल्यू काउंट की जाएगी। अब बताओ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आया? परम्यूटेशन मतलब क्या होता है, ऑर्डर चेंज होती है वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। लेकिन कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है, ऑर्डर चेंज कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उस वैल्यू को हम वन ही काउंट करते हैं ऐसा। आया कुछ समझ में? तो दिस इज परम्यूटेशन एंड दिस इज कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट समझ में आ गया होगा। परम्यूटेशन अपन फाइंड करना पहले सीख चुके हैं तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं केवल कॉम्बिनेशन की बात करूंगा इस वाले लेक्चर में। चलिए, तो कॉम्बिनेशन के लिए अपन और आगे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आपने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि आपको 3 लॉन टेनिस प्लेयर है, एक्स वाई एंड जेड। आपको टीम कंसिस्ट करनी है 2 2 प्लेयर्स की। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू सो, हम कितने वेज से प्लेयर बना सकते हैं? आप कहेंगे सर या तो हम एक्स एंड वाई बना सकते हैं, ठीक है, या फिर हम एक्स एक्स भाई एक्स को या तो वाई के साथ बना लो या फिर एक्स को जेड के साथ बना लो, ऐसे तो कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। वाई को मैं या तो जेड के साथ बना सकता हूँ या फिर वाई को पीछे वापस एक्स के साथ बना चुका हूं। मैंने वाई को एक्स के साथ बना लिया है। भाई एक्स वाई लिखो चाहे वाई एक्स लिखो एक ही बात है, एक्स जेड लिखो चाहे जेड एक्स लिखो एक ही बात है, वाई जेड लिखो चाहे जेड वाई लिखो एक ही बात है। ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, समझ में आया कुछ? बिल्कुल आगे सर। तो यहां पर 3 पॉसिबल जो आपके पास वेज बन सकते हैं टीम के लिए, ये रहे 3 पॉसिबल वेज। दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन। क्लियर है यहाँ पे? और अगर यहाँ पे मैं परम्यूटेशन निकाल रहा होता ना, तो पता है मैं इन दोनों को डिफरेंट वैल्यू काउंट करता, इन दोनों को डिफरेंट वैल्यू काउंट करता, इन दोनों को डिफरेंट वैल्यू काउंट करता, 6 आंसर निकालता। लेकिन यहां मेरा आंसर कितना निकलेगा, फिर निकलेगा कॉम्बिनेशन। क्लियर है? अब इसी को अपन एक फॉर्मूला के रूप में कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। आ जाओ। Here each selection is called combination of 3 different objects taken two at a time। ऐसे तो किया मैंने। In a combination the order is not important। इसके लिए हम एक फॉर्मूला बना देते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर एट अ टाइम। ऐसे तो बोलते थे कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपको चूज क्या करना है, चूज आर एट अ टाइम। तो उसका फॉर्मूला है एनसीआर का। क्या फॉर्मूला हो गया, एनसीआर। जैसे कि परम्यूटेशन में होता था एन डिफरेंट थिंग्स में से चूज आर एट अ टाइम, परम्यूटेशन। ठीक है, तो यहां पर कॉम्बिनेशन यूज होगा फॉर्मूला। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो इसका एनसीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल, जैसे इसके अंदर फैक्टोरियल होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता था ना आंसर, उसी तरह इसमें आंसर हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल। ये इसका आंसर होगा। दोनों आंसर देख लो एक बार आप गौर करके, दोनों फॉर्मूला नोट कर लो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर आपको कहीं कंफ्यूजन होना चाहिए, आपको परम्यूटेशन अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप कॉम्बिनेशन याद रख सकते हो दिमाग में। ठीक है, और आते हैं नेक्स्ट। एक और एग्जांपल, मान लो आपको 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए ए बी सी डी, आपको 2 एट अ टाइम सेलेक्ट करना है इसमें से। ठीक है,
अब कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं डायरेक्टली पूछ लिया आपसे, तो मैं फॉर्मूला के हिसाब से बताऊं तो 4 में से 2 चूज करने हैं आपको। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एन फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस यानी कि 4 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, यही होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 3 किया तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 टू जा और 2 थ्री जा 6 आंसर आएंगे कॉम्बिनेशन। मैं ऐसे निकाल के बताता हूँ आपको, सेट करो उनको ए बी सी डी को। मैंने पहले ए के साथ बी ले लिया, ठीक है सर, फिर मैंने ए के साथ सी ले लिया, ठीक है भाई, फिर मैंने जो है ए के साथ क्या ले लिया, सी ले लिया, ए के साथ डी ले लिया। अब आ जाओ बी पर, मैंने बी के साथ भी सी ले लिया है, मैंने बी के साथ डी भी ले लिया है, फिर मैंने सी के साथ डी ले लिया है, ठीक है। अब डी के साथ मैं ए ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि डी के साथ मैं ए ले चुका हूं। तो देखो 3 2 एंड 1 कितना हो गया, टोटल 6 कॉम्बिनेशंस आ गया है। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है भाई यहाँ पर। तो देखो डायरेक्टली फॉर्मूला से फाइंड करके दे दिया मैंने आपको, डायरेक्टली आप ऐसे भी वर्बली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला ज्यादा याद रखना है क्योंकि आगे क्वेश्चंस लेंथी होने वाले हैं। तो 6 कॉम्बिनेशंस बन गए 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, टेकन 2 एट अ टाइम। दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे भाई अपन, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्बिनेशन इन द लिस्ट वी हैव अराइव एट 2। अब अगर मान लो ऐसा मैं आपसे कहूं कि इसी सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं आपको परम्यूटेशन निकालने को कहूं, परम्यूटेशन का मतलब होता क्या है, जैसे मान लो एसी है तो एसी की जगह सीए भी काउंट होगा, अगर मान लो डीए है तो डीए के साथ एडी भी काउंट होगा। मतलब कि ये जो जितने भी आपने कॉम्बिनेशंस निकाले, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई 2 कर दूं, इनके आंसर को, इनका आंसर कितना है 6, अगर इस 6 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो 12 आपका क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, ये देखो, अगर आपको रीअरेंज करना है इनको तो इतने वेज हो सकते हैं, यानी 2 का फैक्टोरियल हो सकता है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन मतलब इसका कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अब यहां से एक हिंट निकल के आया, अगर मुझे परम्यूटेशन निकालना है किसी भी चीज का, अगर मुझे परम्यूटेशन निकालना है किसी भी चीज का, तो उसी चीज का मैं कॉम्बिनेशन के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं आर फैक्टोरियल को। इसका मतलब क्या हुआ है, एन परम्यूटेशन आर इक्वल्स टू एन सी आर मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल, ये एक रिलेशन बन के आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहां से हम एक हिंट और निकाल सकते हैं, अगर आपको परम्यूटेशन दे रखा है तो आप उसको डिवाइड कर दो आर फैक्टोरियल से, और वो ही एक्चुअल में आंसर होगा आपके पास कॉम्बिनेशन का। बताओ होगा नहीं होगा, इस तरीके से अपने हिंट बना लिया है। आया कुछ समझ में, ठीक है। और कुछ पॉइंट समझते हैं भाई आगे। अब देखो यहां तक मेरे ख्याल में जो है आपका जो कॉम्बिनेशन के ऊपर फॉर्मूला है ना, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, मान के चलो बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन अपनी थ्योरम पर। थ्योरम नंबर 5 क्या कहती है, यही कहती है थ्योरम नंबर 5, अभी जो बताया मैंने आपको, जो आपके पास परम्यूटेशन होता है वो कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई आर का फैक्टोरियल होता है, और लिमिट आपको पता ही है आर की क्या होती है, 0 से ग्रेटर और एन तक की लिमिट रहेगी आपके पास। और आपको इस लिमिट को ध्यान रखना है कि आर की लिमिट जो है 0 से एन तक वेरी कर रही है, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इस चीज को प्रूफ करना चाहूं, कैसे प्रूफ करूंगा आप खुद ही सोचो। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि रीअरेंज नहीं होने चाहिए आपके पास, जो ऑब्जेक्ट्स के आप बना रहे हो उनको रीअरेंज नहीं होना चाहिए। और आर का मतलब क्या है, जितने आप उसमें वैल्यूज ले रहे हो, आर का मतलब है जैसे 2 एट अ टाइम 3 एट अ टाइम ले रहे हो, उसी को मुझे मल्टीप्लाई करना है उतनी टाइम से, तो वो रीअरेंज हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 3 वैल्यू है ए बी सी, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो ए बी सी 3 टाइम अरेंज हो जाएगा, एक बार ए बी सी, एक बार सी आगे आ जाएगा, एक बार बी आगे आ जाएगा, तो 3 अरेंज निकल जाएंगे, है ना। तो रीअरेंज ही तो है एक्चुअल में ये। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्बिनेशन वी हैव आर फैक्टोरियल परम्यूटेशंस, बिकॉज आर ऑब्जेक्ट इन एवरी कॉम्बिनेशन कैन रीअरेंज इन आर वेज, आर फैक्टोरियल वेज से ही आप उसको रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होगा एंड डिफरेंट थिंग्स का आर एट अ टाइम, वो हो जाएगा ये परम्यूटेशन अगर निकालना है कॉम्बिनेशन के हैंड से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास और ये लिमिट हो गई, बस ये हो गया प्रूफ। मतलब समझने वाला प्रूफ है ये, वैसा प्रूफ नहीं है कैलकुलेशन वाला, ठीक है। आगे बढ़ू, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन किसकी, okay. कुछ नहीं, मार्क्स है इंपॉर्टेंट, मतलब है थोड़े से, आप ध्यान दे लेना। अगर आपको कह रखा है यहाँ पर एन फैक्टोरियल, ये क्या है आपके सामने, ये एक्चुअल में एनपीआर है ना, और इसके इक्वल में मैंने बता दिया एनसीआर इक्वल्स मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल होता है। अगर यहाँ पे आर इक्वल्स टू सी दे रखा है, अगर आपको आर इक्वल्स टू एन दे रखा है, आप ये देखो, ये वैल्यू देखो आप, है ना, एन फैक्टोरियल अपॉन
एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टर। अगर यहाँ पे एन इक्वल्स टू आर दे दिया आपको ना, तो एन सी एन, ठीक है, यहाँ पे एन फैक्टोरियल, यहाँ पे एन माइनस एन फैक्टोरियल और ये एन फैक्टोरियल। इसका मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल और ये एन फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल वैल्यू वन होता है और ये एन फैक्टोरियल, एन से एन कैंसिल आउट हो गया तो वन आ गया आपके पास। अगर आर इक्वल्स टू आपके पास एन आ जाता है, तो आप दिमाग मत लगाना, जो कॉम्बिनेशन होगा ना आपके पास उसका आंसर कितना निकलेगा, वन निकलेगा। आप ऐसे निकाल सकते हो। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया सर। आगे बढ़ू? ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बात कर लेते हैं। अगर एन सी जीरो हो जाए तो, एन सी जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू भी वन आएगी आपके पास। कैसे आएगी वन भैया? इसको प्रूफ करके देखो आप। ये आपके पास वैल्यू बन गई है, कितनी हो जाएगी वैल्यू आपके पास? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस जीरो फैक्टोरियल एंड जीरो फैक्टोरियल। ठीक है भाई, एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई जीरो फैक्टोरियल मतलब वन। ये भी कैंसिल आउट हो गया, कितना बन गया? वन। तो ये देख लो, अगर हमारे पास आर की वैल्यू जीरो हो जाती है तो भी आपके पास कॉम्बिनेशन का आंसर कितना निकलेगा? वन निकलेगा। तो ये डायरेक्ट वैल्यूज है जो आप एमसीक्यूज में यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन थर्ड केस पर। ये मैंने बता दिया आपको, अगर एन की वैल्यू जीरो है आपके पास, यहाँ पर आर की वैल्यू अगर आपके पास जीरो दे रखी है तो आंसर कितना आएगा? वन आएगा। एंड इस कंडीशन के हिसाब से आप आर की वैल्यू जो है, ये फॉर्मूला बन गया, जीरो से लेके एन तक लाई कर सकता है। ठीक है, फॉर्मूला है सिंपली। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन फोर्थ केस पर। अब देखो फोर्थ केस को देखो, एन सी एन माइनस आर दे दे अगर, क्या होगा? ऊपर तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस, ये पूरी वैल्यू आर है एक तरीके से, एन माइनस आर, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और नीचे वाली वैल्यू वापस है एन माइनस आर का फैक्टोरियल। नीचे आ जाओ, एन माइनस एन प्लस आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन से एन कैंसिल आउट हो गया तो आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब आप मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है? अभी तो बताया मैंने आपको, इसकी जगह, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एन सी आर। इसका मतलब ये तो होता है फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। यानी कि एक हिंट निकाल लिया मैंने, एन कॉम्बिनेशन एन माइनस आर अगर आपको दे रखा है तो उसकी जगह आप यही वैल्यू बांध सकते हो। मतलब कि अगर यहाँ पर आपको आर फैक्टोरियल दे दे या एन माइनस आर दे दे, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। इसका मतलब क्या होता है? सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एज रिजेक्टिंग एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब है एन माइनस आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो या आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, आंसर दोनों के अंदर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ू? चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन अगले केस पर, फिफ्थ केस। अब मान लो किसी केस के लिए आपको एन फैक्टोरियल में आर एट अ टाइम जो आप चूज कर रहे हो और एन ऑब्जेक्ट्स में से बी एट अ टाइम चूज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखना, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? बी हो जाएगा। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? बी हो जाएगा। अब अगली चीज सुनो, अभी मैंने सिखाई आपको कि ये वाली चीज जो है वो किसके इक्वल होती है? एन माइनस आर के इक्वल होती है। तो मैं इस ए को जो है एन माइनस बी के इक्वल भी मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकते हैं। बी को उधर भेजो, ए प्लस बी इक्वल्स टू एन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसके लिए ये कंडीशन मान के चलना, आप ए प्लस बी इक्वल्स टू एन ले सकते हो, आपके पास वैल्यू हो जाएगी। मतलब अगर एन नहीं दे रखा है आपको, ए और बी दे रखा है, तो दोनों को ऐड कर देना, वही आपका टोटल एन होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये कुछ रिमार्क्स है, आप याद रखना डायरेक्टली, मतलब ऐसे जो क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें वैल्यूज गिवन नहीं होगी, वहां आप इस तरीके से कंसेप्ट लगा के मतलब वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, है ना? चलिए और देखते हैं आगे भाई। सिक्स, आपके पास एक थ्योरम दे रखी है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर होता है। ये आप प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं इस केस में, देखना, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए तो एलएचएस की बात कर लेता हूँ, है ना? तो क्या करें अपन यहाँ पे, फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। तो इसमें से कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्या कॉमन लेने की कोशिश करूंगा, देखना, ये एन माइनस आर है और ये एन माइनस आर माइनस वन है। ठीक है, तो आर माइनस वन के बाद वैल्यू क्या होगी भाई? देखो आपके पास वैल्यू क्या होती है? एन माइनस, अगर अगर एन वैल्यू फैक्टोरियल दे रखा है आपको, तो क्या लिखते हो आप? एन माइनस वन लिखते हो, फिर एन माइनस टू लिखते हो, ऐसे तो लिखते हो, है ना? इसका मतलब आप एक एक वैल्यू क्या करते जा रहे हो? कम करते जाओगे इस वाली वैल्यू में से। ये वाली जो वैल्यू है,
उसमें से एक एक वैल्यू कम करते जाओगे, ऐसे ही करोगे। तो यहाँ पे मैं यही करता हूँ, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल है, तो मैं आर की जगह क्या लिख देता हूँ, एन माइनस आर तो एज इट इज रहेगा आपके पास। भाई अगर आपके पास एन माइनस फोर दे रखा है तो आप क्या करोगे, एन माइनस फोर, एन माइनस फोर माइनस वन का फैक्टोरियल करके छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो उसको, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है, एन माइनस, केवल इस वाली वैल्यू में से बात कर रहा हूँ ना, केवल इस वाली वैल्यू में से वन को माइनस करके छोड़ सकते हो। तो मैं यहां भी ये करूंगा, एन माइनस आर तो एज इट इज छोड़ देता हूँ, यहां पर देखना, एन माइनस आर तो एज इट इज छोड़ देता हूँ, और इसमें से एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल करके छोड़ देता हूँ इसको ना, और यहाँ पर आर फैक्टोरियल एज इट इज, प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन, फिर ब्रैकेट क्लोज का फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब इसमें से देखो एक वैल्यू आपको कॉमन दिख रही होगी, दिख रही है, देखो आपके पास दिस वन दिस वन दिस वन कॉमन है, मैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, ये मैंने कॉमन निकाल लिया। तो देखो यहाँ क्या बच गया, ये पूरा कॉमन हो गया, तो ये वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन बन गया आपके पास, है कि नहीं। वापस करना पड़ेगा यार, ये पूरा हैंग हो गया, फिर से स्टार्ट कर लिया सिस्टम मैंने। चलो, हाँ कहाँ पे थे अपन लास्ट अपने कंसेप्ट पे, इसका थ्योरम का प्रूफ कर रहे थे, वापस से प्रूफ कर रहा हूँ मैं इसका ना, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन है, ठीक है। एलएचएस वाली साइड ले ली है मैंने, और यहाँ पर आपको आरएचएस प्रूफ करना है, तो इसको पहले फैक्टोरियल में लिखो, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल, प्लस यहाँ देखो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल और आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। इधर देखो एन फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो या तो आप एक काम करो, अब यहाँ पर इसको ओपन करके इसके जैसा बना लो, या फिर इसको ओपन करके इसके जैसा बना लो। अगर इसको बनाता हूं मैं, तो ये आर, एक सेकेंड, अगर मुझे यहाँ पर आर फैक्टोरियल को ओपन करना है तो मैं क्या कहूंगा, आर मल्टीप्लाई आर माइनस हर फैक्टर पर रोक दिया मैंने, क्यों, क्योंकि मैं इसके ऐसे बना रहा हूँ। और आप चाहो तो जैसे मैंने अभी से बताया था, आप डायरेक्टली इसको भी ओपन कर सकते हो, इसको कैसे, देखो ये एन माइनस आर है, एन माइनस आर के बाद, मतलब इसको भी आप चेंज कर सकते हो, है ना, जैसे ये एन माइनस आर है ना, तो इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब बैक में ले जा सकते हो, ताकि ये दोनों वैल्यू क्या हो जाए आपके पास, कॉमन हो जाए। चलो, ओके, और मैं एन माइनस आर फैक्टोरियल अभी फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूँ, प्लस एन फैक्टोरियल अपन, अब इधर देखो एन माइनस आर माइनस वन है आपके पास, है ना, तो इसके जस्ट बाद वैल्यू वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, भाई एन माइनस आर माइनस वन है आपके पास, है कि नहीं। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ऐसे ओपन करूंगा मैं इसको, एन माइनस आर प्लस वन, ये होगी आपके पास वैल्यू है, होगी नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब हम सॉल्यूशन करते कैसे हैं एक्चुअल में, ये जो वाली जो वैल्यू रहती है, ये वाली जो वैल्यू रहती है आपके पास, उसमें से माइनस वन कर देते हैं, ये जो वैल्यू रहती है उसमें से आप क्या कर देते हो, माइनस वन कर देते हो। अगर आप इसमें से माइनस वन करोगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसल आउट हो जाएगा। अगर आप इसमें से कॉमन ले लेते हो तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और फाइनली आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, एन माइनस आर का फैक्टोरियल आपके पास वैल्यू बन जाएगी। बताओ समझ में आई क्या ये चीज, फिर से बताता हूँ, एन माइनस आर माइनस वन है आपके पास, है कि नहीं। इसमें से अगर आप माइनस वन करेंगे ना, इसमें से अगर आप वैल्यू माइनस वन करेंगे, इससे और पीछे जाने की कोशिश करेंगे, तो ये वैल्यू एक्चुअल में ऐसी है, देखो एन माइनस आर प्लस वन, इसमें अगर हम माइनस वन करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। एन माइनस आर माइनस वन को अगर मैं बैक ले जाऊंगा तो एन माइनस आर फैक्टोरियल पे ले जाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। और यहाँ आर माइनस वन का फैक्टोरियल एज इट इज है। अब आप देखो इसमें से कुछ वैल्यू कॉमन दिख रही है क्या आपको, बिल्कुल दिख रही है, दिस वन एंड दिस वन, आर माइनस वन एन माइनस आर, और आर माइनस वन एन माइनस वन, तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो मैंने कॉमन निकाल लिया, बचा कितना है यहाँ पे, वन बाय आर प्लस वन अपॉन, अब इस वैल्यू को देखो, एन माइनस आर माइनस माइनस प्लस वन, कॉमन ले सकता हूँ मैं इस तरह, बिल्कुल सही है, यहाँ से हटा दो। अब देखो इसको तो छेड़ो मत, है ना, ये एन फैक्टोरियल है, और ये एन माइनस आर का फैक्टोरियल है, और ये आर माइनस वन का फैक्टोरियल है। इधर आ जाओ, इसको अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर अपॉन
n माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाई आर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई। और देखना अब आर से आर कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू बची n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल और r माइनस वन का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ऊपर कितना बच गया देखो n प्लस वन। अब देखना आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और नीचे बच गया आपके पास r मल्टीप्लाई में n माइनस आर प्लस वन। ठीक है। अब आप इस पूरे क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर में लो, है ना। आपके पास वैल्यू क्या है n प्लस वन है, यहाँ पर क्या है वैल्यू n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है n, n माइनस वन, n माइनस टू, और फिर ये फैक्टोरियल में चलता जाता है, यही होता है इसका मतलब। ठीक है भाई। और नीचे वाली वैल्यू देखो आप, नीचे वाली वैल्यू जो है आपके पास r, ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू है आपके पास r माइनस वन का फैक्टोरियल है। बिल्कुल है सर। अब r माइनस वन का जो फैक्टोरियल एक्चुअल में कैसे होता है भाई, पहले r का फैक्टोरियल होगा, r का फैक्टोरियल अगर खुलेगा तो r मल्टीप्लाई r माइनस वन का फैक्टोरियल होगा, ऐसे तो होगा। तो मैं इन दोनों को जोड़ के r फैक्टोरियल कर सकता हूँ। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, इन दोनों को जोड़ के फिर से कर सकते हैं। ठीक है। इस वाली वैल्यू को देखो, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आपके पास n, ये n माइनस आर लिखा हुआ है और यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन लिखा हुआ है, इसको मैं वापस से n माइनस आर के जो फैक्टोरियल होता है, अभी मैंने ओपन करके दिखाया था आपको यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर माइनस वन, इसको जब मैं वापस से पैक करूंगा यहाँ पर, है ना, इस वाली वैल्यू को वापस पैक करूंगा, तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बिल्कुल इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, इधर देखो, n माइनस, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये r माइनस वन हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। अगर मैं इस पे फैक्टोरियल लगा देता हूँ, अगर मैं इस पे फैक्टोरियल लगा देता हूँ तो r माइनस वन जो वैल्यू है उसके बाद आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, r बचेगी आपके पास वैल्यू, तो इसके बाद वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास n माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसी होगी वैल्यू। अब देखो यहाँ पे इस पूरे को हटा दो, इस पूरे को भी हटा दो। अब देखना आप, ये जो n फैक्टोरियल और n प्लस वन फैक्टोरियल, इन दोनों का अगर मैं ज्वाइंट कर दूं तो मैं इसको n प्लस वन का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या। सर कैसे लिखा, n प्लस वन का फैक्टोरियल होता क्या है n प्लस वन, फिर n प्लस वन माइनस वन, तो n पे फैक्टोरियल लगेगा नहीं लगेगा, देखो इधर n प्लस वन का अगर फैक्टोरियल निकालते हो तो क्या निकलता है, n प्लस वन छोड़ा पहले केस में, फिर n प्लस वन माइनस वन का फैक्टोरियल करके छोड़ दिया मैंने, वन से वन कैंसिल आउट हो गए, n प्लस वन और n फैक्टोरियल, इस पूरे की जगह ये वाली वैल्यू एक साथ लिख दी मैंने, लिखी नहीं लिखी, नीचे देखो r और r माइनस वन, इन दोनों के लिए मैं r फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। r फैक्टोरियल खोलेंगे तो क्या होगा, r पहले सिंगल रहेगा फिर r माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा। इधर देखो इस पूरे का भी ऊपर भी सिंगल छोड़ दिया मैंने, n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल छोड़ दिया मैंने। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर भी सेम थिंग होगी, पहले माइनस कॉमन ले लेंगे अपन तो ये r माइनस वन हो जाएगा। इसके बाद अगर इसकी वैल्यू के अंदर से अपन कॉमन निकाल देते हैं या फिर इसमें से आप माइनस वन कर दे तो क्या बच के आएगा आपके पास, n माइनस आर फैक्टोरियल तो बचेगा आपके पास। तो इसको और इसको मिला के अपन ने ये वैल्यू लिख दी है। और ये सब वैल्यू लिखने के बाद ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये वैल्यू एक्चुअल में क्या है, n प्लस वन का होता है, कॉम्बिनेशन के ऊपर होता है। नीचे क्या लिखते हैं हम, आर फैक्टोरियल लिखते हैं, आर फैक्टोरियल। फिर यहां क्या लिखते हैं अपन, एन माइनस, मतलब ये वाली वैल्यू एन प्लस वन माइनस आर, ऐसे तो लिखते हैं अपन। भाई ऊपर वाले एन माइनस आर ही तो होता है वैल्यू, नीचे हम वैल्यू क्या लिखते हैं, जैसे ये एन सी आर है तो ये एन माइनस आर ही तो लिखा जाता है यहाँ पे, तो ये एन की वैल्यू और ये माइनस आर की वैल्यू। अब बताओ समझ में, अब इसमें आप देख लो ये वन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वन को आप यहाँ लिख दो, ये लो, अब ये दिखने में सिंबल एक जैसी लग रही है आपको, आ रहा है समझ में कुछ। तो ये होता है कंप्लीट आपका आरएचएस, यानी कि हैंस प्रूफ। ये देखो एक दो बार आप इन प्रूफ्स को खुद से आप करने की कोशिश करोगे ना कि मैं कैसे वैल्यूज को ले रहा हूँ, तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। कई बार ऐसा होता है समझाने के अंदर वैल्यूज आपको मतलब ये समझ में नहीं आ पाता कि सर ये वैल्यू इससे किससे जुड़ रही है, तो आप उसको क्या फैक्टोरियल के अंदर कन्वर्ट करके देखा करो, तब ज्यादा अच्छे समझ में आता है। ठीक है। ये होती है कंप्लीट आपकी थ्योरम नंबर 6, और इसका प्रूफ आपकी बुक में दे रखा है इस तरीके से कुछ, है ना। ये एनसीईआरटी का गिवन है प्रूफ, सेम कंडीशन है, मैंने भी इसी तरह सॉल्व किया है, बस इसने थोड़ा सा जल्दी में एंड कर दिया, मैंने आपको एक चीज समझाई, थोड़ा सा टाइम लग गया बस, है ना, बाकी सब सेम ही है। तो ये होता है कंप्लीट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 6.4। आई होप अगर आपने एकदम सारे के सारे अच्छे से बिना स्किप करे ये लेक्चर देखा है तो आपको कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आएगा। मैं सजेस्ट करूंगा आप नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स आने वाले हैं उनको सबको अच्छे से कंप्लीट करो, अच्छे से देखो, अच्छे से नोट डाउन करो,
आपको एक्सरसाइज आप खुद से निकालोगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंशिएट करना आ गया, तब मानना ये चैप्टर आपको आ गया है। अगर आप परम्यूटेशन में परम्यूटेशन क्वेश्चन कर रहे हो, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हो, और जब मेन क्वेश्चन मैंने दे दिया कोई और आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि हाउ इज इट इज फाइंड टू परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ये क्या फाइंड करने को मांग रहा है, तो आपको ये मान के चलो कंसेप्ट अभी भी कमजोर है। तो कंसेप्ट स्टोर करने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन को आप पढ़ के बता सके कि ये परम्यूटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का, तभी आप एक्चुअल के अंदर जो है चैप्टर के लिए एकदम अप टू डेट हो पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जांपल्स पर, और इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट से बता देना मुझे। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, आप एक बार रिवाइज करके देख लेना अगर कोई भी छोटा मोटा इशू लगे तो आपको। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 17 नेक्स्ट स्लाइड में। बाय।